आज करवा चौथ का दिन है। साथ ही साथ गरिमा और अंशुल की शादी की 10वीं सालगिरह भी। अंशुल से मिलने के बाद ही गरिमा ने जाना था कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। वो चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। आज पहली बार था जो अंशुल करवा चौथ और शादी की सालगिरह पर उसके साथ नहीं था, पर उसने गरिमा से चांद से पहले वापस आने का वादा किया था। अभी पूजा करने में समय था, इसलिए गरिमा अपनी और अंशुल की शादी के एल्बम देखने बैठ गई। उन तस्वीरों को देखते देखते कब वो अपनी यादों की गलियों में पहुंच गई, उसको पता ही नहीं चला। गरिमा 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। बेटे की चाहत में माता पिता ने लड़कियों की लाइन लगा दी थी। बेटियों में सबसे बड़ी होने के कारण गरिमा के हिस्से में बस जिम्मेदारियां ही आई। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के काम में भी गरिमा निपुण थी। इसी कार्यकुशलता को देखते हुए गरिमा की सगी बुआ ने अपने चचेरे देवर के बेटे विजय का रिश्ता बहुत एहसान जताते हुए गरिमा के साथ तय करवा दिया था। बुआ के मुंह से यही बात निकलती कि इतना बड़ा घर ढूंढकर दिया है कि गरिमा वहां राज करेगी। उसके माता पिता भी बुआ और फूफा जी के एहसान तले दबे हुए नजर आते। ये अलग बात थी कि विजय के घर से उसको छोड़कर बाकी सभी लोग आए थे गरिमा को देखने, लेकिन विजय नहीं आया था। विजय का ना आना उसके माता पिता को थोड़ा खटका था, पर आज के समय में भी इतना संस्कारवान और शर्मीला लड़का कहकर बात को दबा दिया गया था। गरिमा के बुआ ने कहा था कि लड़के को कुछ काम है, इसीलिए वो नहीं आ पाया, और वो संस्कारी भी है। एक बार कहीं से उड़ती उड़ती खबर लड़के के सारे समय नशे में धुत पड़े रहने की मिली थी, जिस पर गरिमा ने भी अपनी आपत्ति जताई। पर यहाँ भी बुआ ने उसके माता पिता को यह कहकर कि विजय के घर में रहने वाले नौकर तक का रुतबा उनसे बड़ा है, ऐसे में लड़का ने अगर कभी कभार दोस्तों के साथ पी भी लिया तो कौन सा गुनाह हो गया। वैसे भी ये तो अमीरों के शौक होते हैं। चुप करा दिया सबको। वैसे भी 4 लड़की के माता पिता होने के कारण वे उसके लिए आए विजय का रिश्ता किसी भी तरह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इस तरह गरिमा शादी करके विजय के घर आ गई। वो अमीर लोगों के बीच तो थी, पर वहाँ उसकी हैसियत नौकरानी से कम न थी। और तो और विजय के लिए जैसे वो सिर्फ उसकी हवस मिटाने का ही माध्यम थी, वैसे भी विजय के पीने की लत ने उसकी जिंदगी ही नरक बना रखी थी। वो सारा समय शराब के नशे में धुत रहता। अगर गरिमा कभी उसको रोकने की कोशिश भी करती तो वो उस पर हाथ ही उठा देता। शराब की लत के साथ साथ उसके सक्कीपन ने गरिमा का जीना मुश्किल कर रखा था। वह हर बात पर गरिमा पर शक किया करता था। कई बार गरिमा ने अपने माता पिता से भी इस बात को लेकर कहा, पर उन्होंने भी कभी उसकी बहनों के भविष्य की दुहाई देकर तो कभी घर गृहस्थी में ये सब चलता रहता है यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। गरिमा की जिंदगी अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। वो तो अपनी किस्मत से भी समझौता कर लेती, पर एक दिन अंशुल, जो कि उसके पड़ोस वाले घर में रहता था, वो अभी उस कॉलोनी में नया आया था। वो एक दिन समाचार पत्र और दूध वाले का नंबर लेने गरिमा के घर पहुंचा और उसकी घंटी बजाने पर गरिमा ही बाहर आई थी। वो गरिमा से ही इन दोनों के बारे में पूछने लगा। गरिमा ने जैसे ही उसे फ़ोन नंबर दिए, इतने में ही विजय आ गया और वह उन दोनों को बात करते देख गरिमा को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। गरिमा ने कुछ बोलना चाहा तो उस पर हाथ उठा दिया। वहां तमाशा देख रहे परिवार के अन्य लोगों ने भी गरिमा को बचाने की कोशिश नहीं की। अंशुल के सामने ही विजय गरिमा को मारता रहा। अंशुल यह देखकर दंग रह गया। अंशुल ने भी विजय को समझाना चाहा, पर विजय उसे भी उलट पुलट बोलने लगा। गरिमा ने दर्द भरी आंखों से इशारे इशारे में ही अंशुल को वहां से जाने को बोला। यह सब अंशुल के लिए बिल्कुल नया था, पर कुछ ऐसा था कि वो गरिमा की आंखों में छिपे उस दर्द को नहीं भूल पा रहा था। उसके मन में गरिमा के लिए कुछ न कर पाने का मलाल था। कई बार घर की छत से ही उसकी गरिमा से दूर से इशारों में हालचाल पूछ ली जाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन फिर से अंशुल का गरिमा के घर से बहुत शोर सुनाई दिया। नीचे जाकर अंशुल ने देखा तो बहुत सारे लोग वहां खड़े थे और पुलिस की गाड़ी भी गरिमा के घर के पास आई थी। विजय का खून से लथपथ शरीर एक तरफ पड़ा हुआ था। विजय की माँ और बहन उसकी मौत का जिम्मेदार गरिमा को बता रहे थे, जो कि बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसे तो कुछ होश ही नहीं था मानो। अंशुल एक जाना माना वकील था,
पुलिस इंस्पेक्टर तो उसको देखते ही पहचान गया था। उसने ही अंशुल को बताया कि घर वालों का कहना है कि गरिमा ने विजय को दीवार की तरफ धक्का दिया, जिससे टकराकर विजय की जान चली गई। अब चूंकि गरिमा भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए सारे सबूत भी गरिमा के खिलाफ ही थे, क्योंकि गरिमा को तो कुछ होश ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे नहीं करे। इधर पुलिस ने भी विजय का खून करने के आरोप में गरिमा को बंदी बनाकर ले गए। अंशुल से गरिमा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उस समय तो गरिमा को उसने पुलिस के साथ जाने दिया, पर घर आकर उसने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा और गरिमा से मिलने जेल पहुंचा। पहले तो गरिमा चुप्पी साधे रही, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वैसे भी इस दुनिया में उसका है ही कौन। ससुराल में तो उपेक्षा ही मिली और मायके में भी माता पिता ने कब से उससे अपना पल्ला झाड़ दिया है। पर अंशुल के स्नेहपूर्वक व्यवहार ने उसको मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। अंशुल के बहुत पूछने पर गरिमा ने बताया कि उसके अनुसार उस दिन भी विजय शराब के नशे में चूर था। नशे में ही पहले तो खाना देर से लाने पर गरिमा को गंदी गंदी गालियां देने लगा। फिर खाने के एक टुकड़ा खाते ही खाने के स्वाद को लेकर थाली उसके ऊपर फेंक कर मार दिया। उसके हाथ पर अभी भी जलने के निशान थे, जो कि फोफले पड़े थे। विजय यहीं नहीं रुका, उसने उसके जले हुए हाथ को मोड़ना चाहा। ऐसे में गरिमा का धक्का विजय को लग गया। वो तो वैसे ही लड़खड़ा रहा था शराब पीकर। धक्का लगने पर उसका सिर सामने की दीवार से टकराकर फट गया और बहुत सारा खून बहने लगा। बहुत सारा खून बहने से उसकी तुरंत मृत्यु हो गई, जिसका जिम्मेदार ससुराल वाले गरिमा को बता रहे थे। उन्होंने भी उस समय गरिमा की सहायता नहीं की। असल में ससुराल वाले गरिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और विजय के जाने के बाद उन्हें अपनी संपत्ति भी हाथ से जाने का डर है, इसलिए वो गरिमा को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहते हैं। अंशुल को सारी बात समझ आ गई। अंशुल ने सफल दलीलों को प्रस्तुत करके गरिमा को निर्दोष साबित कर दिया। गरिमा जेल से तो बाहर आ गई, लेकिन वह अभी भी विजय की यादों में खोई रहती थी। पर अब अपने आगे के जीवन के लिए वह विचारमग्न थी। ऐसे में अंशुल ने उसको कॉलेज में आगे की पढ़ाई का एडमिशन फॉर्म दिया और उसे बहुत समझाया और लड़कियों के हॉस्टल में उसके रहने और उसके खाने पीने का इंतजाम भी करवा दिया। गरिमा अंशुल के इतने सारे एहसान नहीं लेना चाहती थी। वो सबसे दूर जाना चाहती थी। उसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही कोई भी परवाह नहीं थी। उसकी ये सब परेशानियां अंशुल भाप रहा था। वैसे भी कहते हैं कि वकील और डॉक्टर से कुछ भी छिपा नहीं रहता। अंशुल ने गरिमा को कहा, तुम अपना सारा खर्चा खुद उठाओगी। मैंने अपने जानने वालों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तुम्हारा नाम दिया है। यहाँ ट्यूशन का घंटे के हिसाब से पैसे मिलता है। 4-5 ट्यूशन करने से तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसे आ जाएंगे, जिससे कि तुम अपना खर्चा खुद उठा लेना। अंशुल को गरिमा का जिंदगी में आना एक सपने जैसा था। जहाँ कोई भी खून के रिश्ता अपना ना हुआ, वहाँ एक अजनबी ने गरिमा के दर्द को बांटने की पूरी कोशिश की थी। छुट्टी वाले दिन अंशुल अक्सर गरिमा के साथ होता, उसको अतीत से निकालने की पूरी कोशिश करता। ऐसे ही एक दिन अंशुल ने गरिमा को अपने जीवन साथी बनाने की बात कही। गरिमा तो यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। गरिमा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अंशुल से स्पष्ट कहा कि वो एक बेमेल शादी का दर्द पहले ही झेल चुकी है अपनी ज़िंदगी में। आपके मेरे ऊपर पहले ही बहुत एहसान है। अब मैं और नहीं चाहती कि कल को आपको मेरे से शादी करके कोई पछतावा हो, क्योंकि हमदर्दी में लिए गए फैसले अक्सर दुख दे जाते हैं। गरिमा का ये सब कहना अंशुल का दिल दुखा गया। उसने कहा कि आज से मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। मैं दिल से तुम्हें बहुत चाहता हूँ। इसमें हमदर्दी जैसा कुछ नहीं है, पर जब तुम्हारा दिल में मेरे लिए भावनाएं ही नहीं हैं, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। और यह कहकर वो वहाँ से चला गया। गरिमा भी अंशुल को चाहने लगी थी, पर वो अपने आप को उसके काबिल नहीं समझती थी। वो वैसे भी अब किसी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। किसी रिश्ते में पड़ने से वह बचना चाहती थी। उधर अंशुल बहुत बुझा बुझा सा उदास रहने लगा था। अंशुल की माताजी सुमित्रा जी भी उसके पास आई हुई थी कुछ दिनों के लिए। वो अपनी माँ सुमित्रा जी के बहुत करीब था। उसकी हालत देखकर सुमित्रा जी ने जब उससे बात की
तब उसने उनको सब कुछ बता दिया। अंशुल की माँ बहुत ही विनम्र और सह्रदय स्त्री थी। वो स्त्री होने के नाते गरिमा की भावनाओं को भी समझ रही थी। बातों ही बातों में उन्होंने अंशुल से गरिमा का पता पूछ लिया और छुट्टी वाले दिन अंशुल को बिना बताए गरिमा के हॉस्टल पहुंची और उससे मिली। उसको मिलते ही उन्होंने सिर्फ गरिमा से इतना ही कहा कि मेरी बेटी की जिंदगी बनकर और मेरी बहू बनकर मेरे घर आ जाओ। अंशुल का तुमसे मिलना और इस तरह से एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ना कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि ईश्वर का इशारा है कि तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। गरिमा भी सुमित्रा जी की स्नेहमयी बातों को सुनकर अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसकी आंखों में उनका प्यार देखकर आंसू आ गए। उसने अंशुल के साथ रिश्ते के लिए हामी भर दी। सुमित्रा जी गरिमा को अपने साथ अपने घर ले आई और हंसते हुए उन्होंने अपने बेटे अंशुल से कहा, अंशुल लो संभालो अपनी जिंदगी को। अंशुल अपनी माँ के गले लग गया और गरिमा को मुस्कुराते हुए बोला कि मेरे घर आना जिंदगी। गरिमा अतीत की यादों में खोई ही थी कि तभी उसकी 8 साल की बेटी पीहू भागी भागी आई और बोली, मम्मा आप यहाँ हैं और पापा बाहर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सब सुनकर गरिमा अपनी यादों से बाहर आई और अपनी जीवन रेखा से मिलने के लिए चल दी। अंशुल और उसकी माताजी ने गरिमा को किसी खून के रिश्ते से ज़्यादा मान सम्मान दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।